नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम BSF HCRORM के सिलेबस में केमिस्ट्री में परमाणु संरचना के अंतर्गत रेडियो एक्टिव टॉपिक को समझेंगे। रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छी लगे तो। ठीक, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है वो आज हम जानेंगे। रेडियो एक्टिविटी, पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें क्या होती हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः ही विघटित होने लगते हैं या हो जाते हैं, उनको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और इन तत्वों से जो किरणें निकलती हैं उनको रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और इस गुण के तत्वों के इस गुण को ही रेडियो एक्टिवता कहते हैं। समझ में आया? वैसे तत्व जो प्रकृति में स्वतः ही विघटित हो जाते हैं या होने लगते हैं, ऐसे तत्वों को या ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तथा इन पदार्थों से जो किरणें निकलती हैं उनको रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। तथा तत्वों का यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। तो डेफिनेशन हो गई, लिखना चाहो डेफिनेशन है। ऐसे तत्व जो प्रकृति में स्वतः ही विघटित हो जाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इन तत्वों से निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। तथा इन तत्वों का यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता एक ही बात है। ठीक, ऐसे तत्व जो प्रकृति में स्वतः ही विघटित हो जाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तथा इन तत्वों से निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और इन तत्वों का यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। अच्छा, इन तत्वों से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है तो वो कौन सी होती हैं? ठीक, इसका सिद्धांत लिख लो। सिद्धांत 1896 हेनरी बेकुरल ने दिया। ठीक, ये रख लो। इनका सिद्धांत जो रेडियो एक्टिव पदार्थों का, रेडियो एक्टिव किरणों का सिद्धांत है, 1896 में हेनरी बेकुरल ने दिया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम देखते हैं जो तत्व होते हैं, कोई तत्व मान लीजिए जो रेडियो एक्टिव तत्व है, उनसे कौन सी किरणें निकलती हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे पहले। तो जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। और ये किरणें दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य होती हैं, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट पर ये धब्बा बना देती हैं। दिखाई नहीं देती हैं लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट इन तत्वों के बराबर में रखने पर धब्बा बना देती हैं और ये अदृश्य होती हैं। अल्फा बीटा गामा, इनकी चाल अधिकतम होती है, इनकी भेदन क्षमता किसी की कम किसी की ज्यादा, वो मैं आपको बताता हूं अभी। तो देखिए, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें,
जो रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिव तत्वों से अल्फा किरणें और बीटा किरणें, गामा किरणें निकलती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके गुण क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये अल्फा किरणें बीटा किरणें, बहुत एग्जाम में आता है। तो देखिए अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं, ये होती है धनावेशित +2 का इन पे आवेश होता है। ऋणावेशित होती है बीटा किरणें, -1 का होता है। और गामा किरणें उदासीन होती है, कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 4 इकाई होता है और बीटा कणों का द्रव्यमान लगभग 0 होता है या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 9.1 × 10⁻24 ग्राम। ठीक। और अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, बीटा किरणें धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ती हैं और ये गामा किरणें सीधी चली जाती हैं। चाल 16,000 किलोमीटर/सेकंड होती है अल्फा कणों की, और बीटा कणों की इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,60,000 किलोमीटर/सेकंड होती है। और गामा किरणों की चाल होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर/सेकंड। भेदन क्षमता बहुत कम होती है अल्फा कणों की। फिर उसके बाद बीटा कणों की अल्फा कणों से अधिक होती है, सबसे अधिक गामा कणों की। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा, भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? गामा कणों की। सबसे कम अल्फा कणों की, उससे कम इसकी बीटा कणों की भेदन क्षमता। भेदन क्षमता से क्वेश्चन आता है। दूसरा है आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है अल्फा कणों की, उससे कम होती है। आयनीकरणों की क्षमता होती है अल्फा कणों की अधिक, बीटा कणों की अल्फा कणों से कम, और सबसे कम होती है गामा कणों की आयनीकरण क्षमता, मतलब गैसों को आयनीकरण करने की क्षमता। बस ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं इनसे बहुत। ठीक है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। और एक और पॉइंट रह गया है, नोट कर लो। देखिए अल्फा किरणों का जो होता है 2He4, ये हीलियम परमाणु के बराबर होता है। ठीक है, हीलियम परमाणु है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हीलियम परमाणु के बराबर होती हैं। और बीटा किरण होता है -1E0, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बराबर होता है। ठीक है, गामा किरणों का नहीं होता है। ठीक, बता लीजिए स्क्रीनशॉट। एक्टिव तत्व पहचानेंगे कैसे कि ये रेडियो एक्टिव तत्व है या कौन सा तत्व है? पहली बात, रेडियो एक्टिव तत्व अस्थायी होता है। ठीक, और जो स्थायी होगा वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होगा। अस्थायी का मतलब ये है वो उससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं, स्वतः ही निकलती रहती हैं, इस वजह से वो अस्थायी होता है। वो किसी न किसी तत्व से रिएक्शन करने की चेष्टा रखता है। ठीक है, वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं, हम पहचाने कैसे? हम तो अपने कोई टॉपिक से ही पहचानेंगे। ठीक है, तो इसकी पहचान मैं बताता हूं आवर साड़ी में, कैसे पहचानेंगे रेडियो एक्टिव तत्व की पहचान। रेडियो एक्टिव तत्व की पहचान हमको पता है, वैसे पढ़ाया जाता है हमको, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। लेकिन हम कैसे माने रेडियो एक्टिव तत्व हैं, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हमको बता दिया गया कि ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, चलो हमने मान लिया रेडियो एक्टिव तत्व हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, तो इनकी कुछ पहचान मैंने नोट की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, जो रेडियो एक्टिव तत्व होंगे उनका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का मान 1.55 वो 1.5 या अधिक। ठीक है, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का मान या तो 1.5 आए या उससे अधिक आए तो वो रेडियो एक्टिव तत्व होंगे। ठीक, ये छोटी सी पहचान है। दूसरा, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का मान अगर 1 आ जाए तो वो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होगा। तत्व नहीं होगा। ठीक, इसका क्या मतलब है? न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का मान आ जाता है तो वो अस्थायी में आ जाता है, अस्थायी। ठीक, और ये स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। चलो यूरेनियम को ले लेते हैं, 92U235। ठीक है, ये है
तो मैंने क्या बोला, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का मान 1.5 से 5 हो या उससे ऊपर हो। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन की संख्या कितना है, 92। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है पता नहीं है, निकाल लो। क्या होता है सूत्र, A बराबर P प्लस N। तो P कितना है, प्रोटॉन 92, A कितना है 235। A का मतलब होता है परमाणु भार। ठीक, परमाणु भार कितना है, इतना प्लस N। N बराबर कितना हो जाएगा 235 माइनस 92। तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गए 3 बचे, और 13 में से 9 गए तो 4 बचे, और एक 143 भाग दे दो 92 का 143 में, 92 भागे 143, एक बार जाएगा 92, तो कितना बचा, एक बचा, और 14 में से 9 गए तो कितना 5, 10 में लगाया, 0 बढ़ाया, 9 पंजे 45, 5 बार चला जाएगा 4.5, 5 दूनी 10, 5 में 45 एक 46, कितना बचेगा 0, 11 में 6 5, फिर 5 से 1.55 आ जाएगा। ठीक है, 1.55। तो N अपॉन P बराबर कितना आया 1.55। ठीक है, ये किसका है, यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 का। तो यूरेनियम का जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.55 आ गया, तो ये हो गया रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, अब मैं ऐसा तत्व बताऊंगा जो रेडियो एक्टिव नहीं है, वो उसको कैसे पहचान करेंगे। ये है 6C12, इसका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का निकालते हैं, कितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना है इसका, परमाणु क्रमांक 6, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, A बराबर P प्लस N, तो N बराबर A माइनस P। A कितना है 12, और P कितना है 6 बराबर 6, कितना 6 आ गया बराबर 1। ठीक है, ऐसे तत्व जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 आ जाए वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होते हैं। तो कार्बन परमाणु रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, बता रहा हूं, ऐसे तत्व जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 या उससे अधिक होता है तो क्या कहलाएगा, रेडियो एक्टिव तत्व। और ऐसे तत्व जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 आ जाए वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होते हैं। ठीक, पहचान आ गई ना समझ में। अब पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, क्या सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार रेडियो एक्टिव एक नाभिकीय गुण है। रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत ये है, इस सिद्धांत के अनुसार रेडियो एक्टिव एक नाभिकीय गुण है तथा ये अस्थायी परमाणुओं में होता है। मैं पहले भी बताया, जो अस्थायी होते हैं उनमें होता है, तथा ये अस्थायी परमाणुओं में होता है जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं और तब तक निकलती रहती हैं जब तक ये स्थायी नहीं हो जाता। ठीक, ये इसका सिद्धांत है। तो कैसे लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार रेडियो एक्टिव एक नाभिकीय गुण है, ये अस्थायी तत्वों में होता है और इसके विघटन से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं या उत्सर्जित होती हैं, और तब तक उत्सर्जन होता रहता है जब तक ये स्थायी परमाणु में नहीं आ जाता। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे वो परिभाषा तो लिख लेना, आइए देखो। पहला होता है अल्फा किरणों का उत्सर्जन। अल्फा किरणों का उत्सर्जन से क्या प्रभाव पड़ता है, अल्फा किरणें होती क्या है। पहले मैंने बताया अल्फा किरणें 2He4 एक हीलियम परमाणु होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऐसे, इन किरणों के उत्सर्जन से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ठीक है,
अल्फा कणों के उत्सर्जन से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए 92U238, ठीक है, अल्फा किरणें, अल्फा किरणें या अल्फा कण कुछ भी लिखना कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। तो कैसे करेंगे इनका उत्सर्जन, अल्फा कणों का उत्सर्जन हो रहा है तो मैं बोल रहा हूं परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु क्रमांक कितना है 90 है, वो 92, तो 2 की कमी 90 हो जाएगा। यहाँ कौन सा तत्व आता है अगर याद है तो ठीक है, ना तो कोई दिक्कत नहीं, थोरियम आएगा वैसे, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल में तत्व नहीं पूछता है, ये जो एग्जाम्पल देगा एक्स वाई जेड ही पूछ लेगा, एक्स तत्व दे देगा वाई तत्व दे देगा, अधिकतर यही देखा है मैंने, ठीक है। फिर भी याद होना चाहिए 4-5 तो ये रेडियो एक्टिव तत्व याद करने चाहिए। 92 के बाद क्या 90 आ जाएगा, 2 की कमी हो जाएगी, और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी, तो 2 से 38 से कितना पहुंच जाएगा 2 से 34 प्लस 2He4, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे तभी तो संतुलित होगा समीकरण, ठीक। ये हो गया अल्फा कणों के उत्सर्जन से। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आप ये इतना ध्यान रखो 2He4, अल्फा कण क्या होता है 2He4, 2He4 का मतलब अगर ये प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे प्लस है तो ये घट जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो ये जुड़ जाता सीधा, ठीक है। तो इतना लिखना जरूरी नहीं है, इसको दिमाग माइंड में सेट कर लो। अल्फा किरणें होती है 2He4, 2He4 का मतलब 2 परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और 4 और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, सीधा सीधा फंडा ये है। 92 एग्जाम्पल मैंने बता दिया, 92U238 अल्फा किरणें उत्सर्जित हुई तो 90। दूसरा देख लीजिए, दूसरा कोई ले लीजिए 80X, इसका 230 कर दो, यहाँ अल्फा किरणें क्या आएगा, अल्फा कणों को उत्सर्जन करने से 80, 2 की कमी हो जाएगी इसमें परमाणु क्रमांक में, कितना आ जाएगा 78, यहाँ 22 मान लीजिए, और 230 4 की इसमें कमी हो जाएगी 224, ये हो गया प्लस 2He4 प्लस ऊर्जा भी लिख सकते हो, ऊर्जा, बस क्या है इसमें दिक्कत है। ये अल्फा कणों का उत्सर्जन हो गया। उतारो, दूसरा है बीटा किरणों का उत्सर्जन। ये सब उसी में चल रहा है, रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत में ही चल रहा है, ठीक है। और मेन चैप्टर परमाणु संरचना है, ये उसके सब वो चैप्टर हैं, जैसे रेडियो एक्टिव ये पॉइंट हो गए, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसी हिसाब से परमाणु संरचना चल रहा है, इसमें का चैप्टर ये रेडियो एक्टिवता है पॉइंट, ठीक। मेन चैप्टर परमाणु संरचना है। चलो, बीटा कणों का उत्सर्जन क्या होता है, बीटा कणें होती क्या है ये बताइए पहले। अल्फा कणें 2He4, बीटा कणें -1N -1E0, इससे ही समझ जाओ, इतना मैंने लिख दिया और इसका उत्सर्जन हो गया, ठीक है। इसी से मैं समझाऊंगा आपको बीटा कणों का उत्सर्जन। किसी तत्व में बीटा कणों के उत्सर्जन से जो नया तत्व बनेगा उसमें 1 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या नो चेंज, क्योंकि 0 है तो नो चेंज, वृद्धि किस वजह से हुई है, यहाँ माइनस लगाया इस वजह से। और 2He4 ये था, यहाँ प्लस था तो ये घट गया, और यहाँ माइनस है तो ये जुड़ेगा, ठीक, याद रख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, बीटा कणों के किसी तत्व में बीटा कणों के उत्सर्जन से नए तत्व में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, लिख लो, ये याद रखो, और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो क्या होगा, बीटा कणों से द्रव्यमान संख्या में 1 की वृद्धि और वो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, द्रव्यमान संख्या नो चेंज, परमाणु क्रमांक 90 है तो ये हो जाएगा 91, ठीक है। और इसके बाद कौन सा तत्व आएगा, थोरियम के बाद पोलोनियम, और ये द्रव्यमान संख्या नो चेंज 2 से 34, ठीक है, ये आ गया।
पहले नहीं, प्लस ए -1 E0, ठीक है। ये हो जाएगा बीटा कणों के उत्सर्जन से नए तत्व के परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई एक दूसरा एग्जांपल लिख लो। ये मान लीजिए 85x30 है, इसमें बीटा कण निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा, 1 की वृद्धि 86, ठीक, और y ये कितना हो जाएगा 230 प्लस -1 E0, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया रेडियो एक्टिव बेल्टन का सिद्धांत। तीसरा क्या है, गामा किरणों का उत्सर्जन। गामा किरणों का उत्सर्जन, गामा किरणों से क्या प्रभाव पड़ता है, पहले तो ये बताइए गामा किरण की पहचान, गामा किरणें होती क्या है। अल्फा किरणें तो 2He4 हो गया, बीटा किरणें -1 हो गया, गामा किरणें क्या हो गई, बताया मैंने, नहीं बताया। गामा किरणों की कोई पहचान नहीं होती, जहां तक इनकी प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन के लगभग बराबर होती है, लेकिन कहीं लिखा तो है नहीं। मैंने सोचा है न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी के बराबर होता है, लेकिन नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं होती है, ठीक। लेकिन इसके उत्सर्जन से होता क्या है, इसके उत्सर्जन से अगर गामा किरणें किसी तत्व से उत्सर्जित हो रही हैं, तो दूसरे वो नए तत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस तत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये उदासीन होती है, इनका कोई आवेश ही नहीं होता है, न प्लस का न माइनस का, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उदासीन है? अरे भाई, किसी तत्व से कोई प्लस माइनस कोई ऐसा उदासीन तत्व उसके पास रख दो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, जैसे का तैसा रहेगा, न इनका द्रव्यमान होता है, ठीक है, न इनका कोई आवेश होता है, तो कोई नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। गामा किरणों के उत्सर्जन से कोई परिवर्तन नहीं होता है। दो वैज्ञानिक ने लगा सोडी फजान का वर्ग विस्थापन नियम क्या है। सोडी फजान का वर्ग विस्थापन नियम कोई इतना ज्यादा नहीं, इतना तो पढ़ चुके हो इसके बारे में, लेकिन नियम क्या है वो बताता हूं। सोडी फजान का वर्ग विस्थापन नियम है, मतलब वर्ग विस्थापन, आवर्त सारणी में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में चला जाना, वही तो वर्ग विस्थापन हो गया। क्या है, सोडी फजान बोलते हैं वही कि किसी तत्व में यदि अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, तो नया तत्व जो बनेगा वो आवर्त सारणी में दो आवर्त बाएं ओर खिसक जाता है। यहां था तो 2 आवर्त कम हो जाएगा, कहने का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, 2 आवर्त अल्फा कण से अल्फा कणों के उत्सर्जन से नया जो तत्व बनता है, वो आवर्त सारणी में 2 समूह बाईं ओर चला जाता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या उसकी 4 इकाई कम हो जाती है, ठीक। ये तो हो गया अल्फा कणों से, वही बात है घुमा फिर के, और क्या है पहले बता रखे हैं, ठीक। और क्या हो गया दूसरा, बीटा कणों के उत्सर्जन से सोडी फजान बोल रहे हैं दूसरे नंबर में। पहले बोला है उन्होंने अल्फा कणों के उत्सर्जन से नया तत्व जो बनेगा वो आवर्त सारणी में 2 समूह बाईं ओर तथा बीटा कणों के उत्सर्जन से एक समूह दाईं ओर बढ़ जाता है। ये है इनका सोडी फजान का नियम, ठीक, जो मैंने पहले बता दिया है, लेकिन नाम वही है सोडी फजान का नियम, ठीक है।
इसको लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ। नियम है, लिख लो भाई। इस नियम के अनुसार यदि किसी तत्व में अल्फा किरणों के उत्सर्जन वह तत्व उत्सर्जन से नया तत्व आवर्त सारणी में दो समूह बाईं ओर खिसक जाता है तथा बीटा किरणों के उत्सर्जन से नया तत्व आवर्त सारणी में एक समूह दाईं ओर बढ़ जाता है। बस ये है, क्या है इसमें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा BSF SCRO RM के बारे में, ठीक। और ये क्लास ग्रुप डी में जो साइंस आती है उसके लिए भी ठीक है, और NTPC में जो साइंस आते हैं केमिस्ट्री उसके लिए भी ठीक है। सिलेबस लगभग सेम ही है। उसमें रेडियो ऑपरेटर में थोड़ा सा डीपली, मतलब थोड़ा हाई लेवल का पूछ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 10-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो रेडियो वो ग्रुप डी और NTPC वाले भी तैयारी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन मेनली तो वही है SCRO RM, ठीक।